हो गया। चलिए, स्वागत है बच्चे आप लोगों का। और आज की क्लास में जैसा कि आपको पता है थोड़ा सा लेट हूं मैं, 6:30 बजे ये शार्प स्टार्ट हो जाएगा। चूंकि प्रॉब्लम टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम था इसलिए क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। आज सबसे पहली बात क्या कि दरोगा मेंस की जो एग्जाम है उसके लिए हमने एक ज्ञान विज्ञान का सीरीज शुरू किया है। पहले भी ये शुरू किया था मैं, और ये लगातार चल रहा था, फिर बीच में बंद हो गया। और हम दरोगा मेंस के लिए, क्योंकि विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, 20 के आसपास आपको 17 से लेकर के 20 तक आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 में 17 या 20 नंबर का प्रश्न जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखता है बेटा। तो ये पहली क्लास है, तो मैं ये लगातार आपको पहले पर्यावरण पढ़ाऊंगा। उसके बाद ये जो टॉपिक है वो विषयवार में आपको शुरू में पढ़ाऊंगा, लगभग 6-7 आपको क्लास में लूंगा एनवायरनमेंट पे। और ये मेंस फोकस क्लास है बच्चे, मेंस आपको दरोगा मेंस फोकस्ड क्लास है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को रेलवे या जो भी बच्चे हैं, ठीक है, रेलवे चाहे बीपीएससी है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। और एनवायरनमेंट से संबंधित पहले पढ़वाऊंगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे साइंस एंड टेक, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री। और ये लगातार मैं प्रतिदिन आपको 6:30 बजे आपको हिट करूंगा और आपके दिमाग में साइंस का जो हुआ बना हुआ है उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। अगर मैं इसमें सफल होता हूं तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। बार बार मैं बता रहा हूं कि देखिए, साइंस एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है वर्तमान संदर्भ में। अगर जो भी एग्जाम आप देते हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने एक प्लान किया है, मैंने एक प्लान किया है कि कुछ टॉपिक्स जो है आपको निश्चित रूप से मैं हर एग्जाम से पहले करवाता रहूंगा, जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए, ज्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि पहला क्लास है आज और थोड़ा सा लेट भी है हम, तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पर्यावरण। इस पे 6-7 क्लास में लूंगा बेटा, और आप लोग कॉपी कलम लेकर के लिखेंगे, ठीक है। बहुत सारी बातें मैं यहां पर आपको बताऊंगा। अब देखिए, वर्ड है पर्यावरण। क्या वर्ड है? पर्यावरण है। तो पहला जो मेरे दिमाग में प्रश्न आता है कि भाई ये पर्यावरण वर्ड कहां से आया, ठीक है, कैसे बना, कौन सा वर्ड है ये? तो पहली बात क्या कि ये पर्यावरण फ्रांसीसी शब्द है बच्चे, एकदम लिख लीजिएगा इसको, फ्रांसीसी शब्द है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपका पर्यावरण कौन सा शब्द है। तो बच्चे पर्यावरण जो है फ्रांसीसी शब्द है, नोट डाउन कीजिएगा, पर्यावरण फ्रांसीसी शब्द है, एकदम ध्यान में रखिएगा। और ये किससे बना है? तो यह एनविरॉन, याद रखिएगा, एनविरॉन, वीरॉन शब्द से निर्मित होता है, जिसका अर्थ होता है आसपास। अर्थ इसका क्या है? तो अर्थ है आसपास, एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, आसपास। क्या मैंने बताया आपको? पहला ही क्वेश्चन है, पर्यावरण किस शब्द से बना है? तो पर्यावरण फ्रांसीसी शब्द से बना है। यह शब्द क्या है? तो यह एनविरॉन है। इंग्लिश में बात करेंगे तो एनविरॉन, ये फ्रेंच वर्ड है और ये किससे बना है? तो एनविरॉन शब्द से बना है। अब बात ये आती है कि पर्यावरण किसको कहते हैं? तो बच्चे, जीवों, कोई भी जीव है उसके परिवेश को, कोई भी जीव है उसके परिवेश को पर्यावरण कहते हैं। एकदम ध्यान रखेगा बच्चे, कोई किसी भी जीव के परिवेश को, इसको भी लिख लीजिए, किसी भी जीव के परिवेश को, जीव के परिवेश को क्या कहेंगे? तो पर्यावरण कहेंगे। परिवेश को पर्यावरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको नोट डाउन करनी चाहिए इन सब बातों को। मैंने क्या कहा? पहला चीज मैंने कहा फ्रांसीसी शब्द एनविरॉन से बना है, इसका अर्थ आसपास होता है। और किसी भी जीव के परिवेश को ही हम पर्यावरण कहते हैं। बहुत लंबा चौड़ा शब्द मैं यूज नहीं कर रहा हूं बेटा, ठीक है।
अब देखिए, अब मैं ये स्लाइड आपको बता रहा हूं, जरा देखिए बच्चे, यहां वर्ड यूज किया गया है इकोलॉजी। ध्यान दीजिए, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इकोलॉजी क्यों? तो बच्चे, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी एक दूसरे से रिलेट होता है। पारिस्थितिकी को जीव एवं उसके जैविक एवं अजैविक पर्यावरण से संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके लिए आपको क्या होगा कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण दोनों क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, पर्यावरण और पारिस्थितिकी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं बच्चे। कहने का क्या अर्थ हुआ कि पारिस्थितिकी किसको कहेंगे? तो पारिस्थितिकी को जीव एवं उसके जैविक अजैविक पर्यावरण के संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है। और जरा ये जो वर्ड है पारिस्थितिकी, आप पूछ सकते हैं मेरे से कि सर ये वर्ड किसने सबसे पहले यूज किया था? एकदम ध्यान में रखिएगा। तो 1869 में अर्नेस्ट हैकेल ने, ध्यान दीजिए बच्चे, 1869 में आपको पता होगा कि जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने, ठीक है, हैकेल ने पारिस्थितिकी के बारे में बताया था। लेकिन वर्ड की जहां तक बात करेंगे तो 1885 में एच रीटर ने, ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी शब्द, यहां मैं एकदम क्लियर कर रहा हूं आपको, पारिस्थितिकी शब्द, ठीक है, दिया था। देखिए, पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है अर्नेस्ट हैकेल को, लेकिन पारिस्थितिकी शब्द दिया था। ध्यान दीजिए बच्चे, पारिस्थितिकी शब्द के विषय में सबसे पहले बताया किसने? तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, रिचर ने। याद रखिएगा, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के बीच संबंध बताया था किसने? तो अर्नेस्ट हैकेल ने। और ये जो पारिस्थितिकी शब्द है, एकदम क्लियर करिएगा कंसेप्ट, पारिस्थितिकी शब्द है यह, ठीक है, ग्रीक शब्द ओकियोस से बना है बच्चे। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, मैं क्या कह रहा हूं। ये इकोलॉजी जो वर्ड है, इकोलॉजी जो वर्ड है, ये किससे बना है? तो ये बना है ओकियो और प्लस लोगस का बना हुआ है। ओकियो मतलब होता है आपके, ओकियो मतलब होता है निवास स्थान, निवास स्थान, एकदम ध्यान में रखिएगा। ओकियो का मतलब होता है निवास स्थान, निवास स्थान, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन होता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रिचर ने 1885 में आपको इकोलॉजी एवं पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन सबसे पहले किया किसने? तो बच्चे मैंने कहा अर्नेस्ट हैकेल ने किया, ध्यान में रखिएगा। और इकोलॉजी वर्ड जो है, वर्ड उसको परिभाषित करने का काम रिचर ने किया था, शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा, शब्द का जो परिभाषा बताया था वो रिचर ने, लेकिन वर्ड यूज किया था सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने। अब यहां देखिए, बहुत सारी बातें यहां लिखी हुई है, लिखा है मैंने, क्या कहा? पारिस्थितिकी के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। आजकल खूब पूछता है कि आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है? यूजीन पी ओडम को, यूजीन पी ओडम को। और भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसको कहते हैं? तो श्री रामदेव मिश्र को। ये तीनों आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बार बार। चलिए मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं कि पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, लेकिन पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित किया एच रिचर ने। एच रिचर ने कब बच्चे? तो 1885 में। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 1869 में अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द का, इकोलॉजी वर्ड का प्रयोग किया था। चलिए अब यहां पर एकदम याद रखना है, और परिभाषित किया था एच रिचर ने। कब बच्चे? तो ध्यान में रखिएगा, वर्ड यूज किया अर्नेस्ट हैकेल ने। और मैंने एकदम क्लियर कर दिया है आपको कि ये जो वर्ड है इकोलॉजी, ये किससे बना है, कौन से शब्द से बना है? तो बेटा एकदम याद रखना है, यह ग्रीक शब्द, याद रखिए, ग्रीक शब्द ओकियोस से बना है, ओकियोस से बना है। तो ग्रीक वर्ड से इकोलॉजी बना हुआ है।
और पारिस्थितिकी का जनक वॉन अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहते हैं और आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक यूजीन पी ओडेम को कहते हैं। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक श्री रामदेव मिश्र को कहा जाता है। तो इतनी बातें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, यहां पर बात कर रहे हैं कुछ और विशेष चीजों के विषय में। देखिए बच्चे, अब 2-3 बातें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्या क्लियर होनी चाहिए कि आपको अर्नेस्ट हैकेल ने क्या दिया पर्यावरण का परिभाषा, पारिस्थितिकी का परिभाषा क्या दिया इन्होंने, ध्यान में रखिए। पारिस्थितिकी, क्या मैं कह रहा हूं, पारिस्थितिकी की परिभाषा किस प्रकार दिया, इकोलॉजी का डिफिनेशन किया दिया, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यहां दिया। और आपको एक एक वैज्ञानिक, मतलब 2-3 वैज्ञानिक को आपको याद रखना है परिभाषा पर्यावरण का, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सारे वैज्ञानिकों के विषय में आपको जो परिभाषा दिया गया है वो आपसे पूछेगा। अब देखिए क्या है, पारिस्थितिकी सजीव और उसके पर्यावरण के मध्य, ठीक है, मध्य आपको संबंधों का अध्ययन है। याद रखिए मैं क्या बता रहा हूं। हैकेल ने सबसे पहले, अर्नेस्ट हैकेल ने सबसे पहले आपको परिभाषा दिया। क्या दिया कि बच्चे पर्यावरण जो है या पारिस्थितिकी जो है वह, पारिस्थितिकी जो है वह, ठीक है, आपके पर्यावरण और जो भी जीव हैं उसके बीच संबंध, पर्यावरण और जीव के बीच संबंध का अध्ययन करता है, संबंध का अध्ययन करता है। एकदम क्लियर रखिएगा कि पारिस्थितिकी सजीव और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। यहां एक और वर्ड यूज कर रहे हैं हम, और वो है बायोनोमिक्स। यहां देखिए बायोनोमिक्स, ध्यान दिए बच्चे, बायोनोमिक्स। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बायोनोमिक्स क्या है, बायोनोमिक्स क्या है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बायोनोमिक्स जो है ध्यान में रखिए बच्चे, यह जीवों का समग्र उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है। यानी जीवों का समग्र, एकदम ध्यान में रखना है, जीवों का समग्र, ठीक है, उसके पर्यावरण के साथ अध्ययन है। समग्र उसके पर्यावरण के साथ अध्ययन को हम बायोनोमिक्स कहते हैं। पर्यावरण के साथ अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे बायोनोमिक्स कहते हैं। एकदम ध्यान रखेगा कि बायोनोमिक्स क्या होता है, तो जीवों का समग्र उसके पर्यावरण के साथ अध्ययन बायोनोमिक्स कहलाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे। लगातार लाइव रहेगा बेटा, तो आप टेंशन मत लीजिए, लगातार ये लाइव क्लास चलता रहेगा। चलिए, तो ये ध्यान में रखना है। और देखिए ओडेम वैज्ञानिक जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और कार्य का अध्ययन है। पारिस्थितिकी, ठीक है, आपको किसका अध्ययन है बच्चे, तो प्रकृति की संरचना उसके कार्य का अध्ययन होता है, जो बताया था आपको ओडेम ने। तो ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर मैंने आपको 2-3 बातें बताई। हैकेल के विषय में बताया कि इन्होंने क्या कहा कि देखिए पारिस्थितिकी जो है पर्यावरण और जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन है, सजीवों के बीच संबंधों का अध्ययन है। फिर मैंने आपको बताया बायोनोमिक्स के बारे में, और अंत में ओडेम के विषय में मैंने बताया कि देखिए ओडेम ने क्या कहा कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और उसके कार्य का अध्ययन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां जरा देखिए मैंने क्या लिखा है बच्चे, यहां मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए इंडिविजुअल है, क्या है, इंडिविजुअल है। ये आपको इंडिविजुअल है, ये कल हो गया बच्चे। ये जब आपस में बहुत सारे आपस में मिलेंगे तो वो क्या करेगा, पॉपुलेशन का निर्माण करेगा। और जब ये बहुत सारे, यहां देखिए ये क्या है, तो बच्चे जीव है, ये भी जीव है, और ये देखिए पादप है, मछली है, और ये डिफरेंट जीव हैं, मिल करके एक कम्युनिटी का निर्माण करता है। और जब बहुत सारी कम्युनिटी आपस में मिल जाती हैं तो वह इकोसिस्टम का निर्माण करता है। और यहां देखिए किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम को ही हम बायोम कहते हैं, और बहुत सारे बायोम आपस में मिल करके बायोस्फीयर यानी जीव मंडल का निर्माण करता है। तो ये देखिए जीव हो गया, जाति हो गया, और धीरे धीरे बढ़ता गया इकोसिस्टम बन गया। इकोसिस्टम से बायोम का निर्माण हुआ, बायोम से फिर बायोस्फीयर यानी जीव मंडल का निर्माण हुआ। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बार बार यहां पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहां देखिए बच्चे, पॉपुलेशन क्या होता है। मैंने अभी तुरंत बताया आपको कि पॉपुलेशन, यहां देखिए जनसंख्या
ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चे, जनसंख्या एक एकल प्रजातियों के जीवों के समूह का वर्णन करने के लिए एक शब्द है जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं। मान लीजिए कि किसी क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं, मान लीजिए पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं, तो वहां बहुत सारे जीव एक साथ रहते हैं। किसी पर्टिकुलरली जीव की समूह की बात अगर करेंगे तो वो संपूर्ण रूप से मिलकर के किसका निर्माण करेगा, तो बच्चे वो निर्माण करेगा जनसंख्या का, पॉपुलेशन का निर्माण करेगा। जैसा कि इस फिगर में भी है, देखिए हिरन है, मान लीजिए कि आपको क्या होगा, बहुत सारे हिरन के समूह मिलकर के जाति का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेगा, तो जाति का निर्माण करता है बच्चे। तो एकदम याद रखनी है आपको, बार बार यहां पर क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या कहा मैंने, सबसे पहले जीव, उसके बाद समष्टि पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं, उसके बाद उसने समुदाय का निर्माण कर लिया, उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण हुआ, उसके बाद बायोम का निर्माण हुआ, अंत में याद रखिए बच्चे जीव मंडल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जीव मंडल का निर्माण होता है। चलिए एकदम याद रखना है आपको, समष्टि मैंने कहा, पॉपुलेशन मैंने कहा, एक निश्चित समय में किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले आपको जितने भी जीवों का समूह है, उसे पर्टिकुलर जो जीव है उसके समूह को हम समष्टि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां देख लीजिए थोड़ी सी बातें और। अब आ गया समुदाय। समुदाय क्या होता है, तो समुदाय एक ही समय में एक ही स्थान पर कब्जा करने वाले विभिन्न प्रजातियों के दो या ठीक है अधिक आबादी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बच्चे समुदाय कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, समुदाय में किसी विशिष्ट क्षेत्र में ठीक है निश्चित समय में समस्त समष्टि मिलकर के समुदाय का निर्माण करता है। और अंत में आते हैं हम लोग क्या बच्चे, तो पारिस्थितिकी तंत्र में। ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं, क्या कह रहा है आपको, ये देखिए इकोसिस्टम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें यहां मैंने चर्चा किया है। यहां देखिए बच्चे क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, व्हाट इज इकोसिस्टम, तो यह प्रकृति की जन संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यानी कोई भी आपका पर्यावरण है, कोई भी आपका इकोसिस्टम है, कोई भी पारिस्थितिकी है, वहां जो आपका संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल और ठीक है आपको फंक्शनल जो यूनिट होगा, जहां जीवित ठीक है जीव आपस में और आसपास के वातावरण के साथ सहभागिता बनाएगा, उसे ही हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, क्या कह रहा हूं मैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है जनरली अगर सिंपल भाषा में बात करें तो अजैविक और जैविक समुदाय जो है, यानी बायोटिक और एबायोटिक समुदाय जो है, उसके बीच संबंध को बताता है, उसके बीच संबंध को बताता है। एकदम ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, वहां तो मैंने आपको क्या बताया था, इकोलॉजी के विषय में बताया था, इकोलॉजी शब्द के विषय में बताया था, पारिस्थितिकी शब्द के विषय में बताया था। लेकिन यहां देखिए इकोसिस्टम शब्द 1935 में एजी टेंसले द्वारा दिया गया है, एजी टेंसले द्वारा दिया गया। देख लीजिए, एजी टेंसले द्वारा आपको इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया गया। एकदम ध्यान में रखेगा कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, तो एजी टेंसले ने दिया था। एकदम क्लियर रखिएगा, बहुत सारे शब्द के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं, चूंकि ये पहला क्लास है बेटा। आगे बढ़ रहे हैं, यहां देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में मैंने आपको बताया कि देखिए पारिस्थितिकी तंत्र एकदम क्लियर रखिएगा, कंसेप्ट ज्यादा कुछ है नहीं कि जैविक और अजैविक दोनों के बीच जो संबंध होगा, ठीक है, उसी को डिस्क्राइब करने के लिए जिस तंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं बच्चे। ये देखिए बहुत सारा ठीक है जैविक और अजैविक, जैविक ये देखिए अजैविक हो गया, और जैविक जैसे आपका मृदा, जैसे वायु, जैसे जल, ये क्या हुआ आपका अजैविक है। और जैविक समुदाय के बीच जो संबंध होता है उसी को हम किसमें अध्ययन करते हैं, तो ये उसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और इसी का जब हम अध्ययन करेंगे किसी विषय में तो उसको बोला जाता है इकोलॉजी। क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। तो सर जी ये क्लास डेली होगा क्या, हाँ बच्चे, चक्रवर्ती बानाथ डेली होगा। हसन नमस्ते सर, तो नमस्ते बेटा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़िए, मजेदार टॉपिक में आपको बता रहा हूं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बायोम क्या हुआ बच्चे, यहां देखिए बहुत सारा चीज यहां पर किया गया है, आपके स्लाइड में बहुत सारी चीजें हैं। एक बायोम एक बड़ा क्षेत्र है जिसकी विशेषता इसकी वनस्पति, मिट्टी, जलवायु
और वन्य जीवन है। बच्चे यहां देख लीजिए, आपको डेजर्ट भी है, ठीक है, चपरेल भी है, ग्रासलैंड भी है, और यहां देखिए सभी आपस में मिल करके क्या करता है, तो ये पर्टिकुलरली जो बड़ा क्षेत्र हो जैसे टुंड्रा बायोम, ठीक है, तो एक पर्टिकुलरली जो आपका क्षेत्र होगा उसे ही ध्यान दीजिएगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, तो बच्चे उसे ही बायोम कहा जाता है। जरा इस फिगर को देखिए, यहां देखिए, अगर ड्राइनेस, यहां देखिए जैसे जैसे ड्राइनेस बढ़ेगा तो आपको घास क्षेत्र से डेजर्ट के तरफ आपको क्या बढ़ेगा, तो बच्चे शुष्कता बढ़ती जाती है। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको घासीय क्षेत्र से यानी आपको ग्रासलैंड से जब हम आपको डेजर्ट के तरफ बढ़ते हैं तो क्या बढ़ेगा, तो शुष्कता बढ़ जाएगा, ड्राइनेस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां देखिए जब हम टुंड्रा बायोम से, यहां देखिए टुंड्रा बायोम से आपको रेगिस्तानी क्षेत्रों पर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, टुंड्रा आपको ज्यादा बहुत ज्यादा यहां ठंडा होगा, टेम्परेचर बहुत कम होगा, और ऐसे रीजन को हम आर्कटिक रीजन्स कहते हैं। बच्चे क्या कहेंगे, आर्कटिक। और जैसे जैसे हम डेजर्ट के तरफ आएंगे, नीचे के तरफ आएंगे, तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यानी टुंड्रा बायोम में टेम्परेचर आपको कम, बोरियल फॉरेस्ट में टेम्परेचर आपको क्या होगा, तो बच्चे यहां पर आपको थोड़ा सा, ठीक, इसकी अपेक्षा ज्यादा, और जैसे जैसे हम डेजर्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यहां देखिए आर्कटिक जोन में टेम्परेचर कम होगा, सब आर्कटिक जोन्स में क्या होगा, रीजन्स में आपको टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक होगा। टेम्परेट रीजन्स की बात करें तो यहां पर टेम्परेचर बहुत, ठीक है, मतलब आपको इन टुंड्रा की अपेक्षा यहां बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन्स में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो बच्चे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि जब टुंड्रा बायोम से हम, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स की ओर आते हैं तो आपको क्या होगा, टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। ध्यान में रखिएगा कि जब हम ग्रासलैंड से डेजर्ट की तरफ आते हैं तो टेम्परेचर, वो तो ड्राइनेस आपको बढ़ता है। जब हम टुंड्रा बायोम से ग्रासलैंड की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर आपको इंक्रीज करेगा। ध्यान में रखिए बच्चे, टेम्परेट जोन में ही आपको पेड़, ठीक है, आपको पाया जाता है। यहां देखिए पेड़ का आकार जरा देखिए किस प्रकार है, यहां जरा पेड़ का आकार देखिए, ये शंकुआकार पेड़ है, और यहां देखिए पेड़ का आकार। तो बच्चे जैसे जैसे, ठीक, हम डेजर्ट की तरफ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, डेजर्ट की तरफ जाते, बोलते हैं टुंड्रा बायोम की तरफ जाते हैं, पेड़ों का आकार संकुचित होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसी को ही हम बायोम कहते हैं। एकदम क्लियर रखिएगा, किसको बायोम कहते हैं, तो एकदम ध्यान में रखिएगा, एक बायोम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं होता है, बल्कि यह किसी बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के समान दिखता है। अगर हम इसकी समीक्षा करते हैं तो हम पाएंगे कि किसी भी बायोम में पौधे और जंतु विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं और उसी क्षेत्र में निवास करते हैं। अगर उसको वहां से बाहर निकाला जाएगा तो वो क्या होगा, आपको धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो ये याद रखनी है आपको, बार बार यहां से प्रश्न आपको पूछेगा बायोम से। चलिए बायोस्फीयर क्या होता है बच्चे, यहां देखिए, यहां देखिए मैंने एक फिगर भी बनाया है, यह स्थल मंडल है, आपका स्थल मंडल है जहां पर आप निवास करते हैं, वायुमंडल है जो आपको चारों तरफ से घेरे हुए है, और ये जल मंडल है, यानी तीनों सम्मिलित रूप से मिलकर के आपको जैव मंडल का निर्माण करता है, यानी बायोस्फीयर का निर्माण करता है। तो जैव मंडल पृथ्वी के उन हिस्सों को बनाता है जहां जीवन मौजूद रहता है। एकदम याद रखना है, जहां क्या होगा, तो आपका जीवन अवेलेबल है। बच्चे याद रखिए, यहां पर दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है कि आपके भूपर्पटी में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, लेकिन आपके वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन का होता है, क्योंकि आपको नाइट्रोजन जो है वो बैरियर का काम करता है और ऑक्सीजन की क्षमता को घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एकदम याद रखना है, यहां पर क्या याद रखना है कि बायोस्फीयर जो है यह किसका बना होता है, तो यह आपको जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल जहां जीव निवास करते उसके चारों ओर जो क्षेत्र बनेगा उसी को बायोम कहा जाएगा। तो एकदम ध्यान में रखना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके लिए यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब जरा देखिए पर्यावरणीय घटक, ये खूब पूछेगा आपसे क्वेश्चन, यहां से प्रश्न आता ही आता है कि पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं। तो जैविक घटक
और अजैविक घटक। बच्चे जैविक घटक और अजैविक घटक, जैसा कि नाम से ही पता है, ठीक है, जल, ठीक है, अजैविक घटक होगा, जीवन इसमें नहीं होगा। सॉइल, मिट्टी क्या होगा, अजैविक घटक होगा। वायु आपको अजैविक घटक होगा। सूर्य, बच्चे बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रकार के ऊर्जाओं का जनक कौन होता है, तो आपका सूर्य है। सूर्य जो है सभी जीवाश्म ऊर्जाओं का स्रोत है। सूर्य जो है वो ड्राइविंग फोर्स है जो आपके, ठीक है, ऊर्जा पिरामिड को बैलेंस करता है। बच्चे ऊर्जा पिरामिड को बैलेंस करने का काम करता है, वह कौन होता है, तो बच्चे ये है सूर्य। और ये हो गया टेम्परेचर। बच्चे तो ध्यान में रखना है, ठीक है, जल, मिट्टी, वायु, प्रकाश और तापमान, ये आपके पारिस्थितिक तंत्र को नियंत्रित करने वाले आपके क्या हैं, तो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, अजैविक घटक हैं। जबकि आपको यहां देख लीजिए पादप, ठीक है, आपको प्रोटिस्टा और एनिमल्स, ठीक है, फंगस, बैक्टीरिया जिसमें जीवन होता है, बच्चे ये सभी आपको जैविक घटक होते हैं। ये सभी क्या है, जैविक घटक हैं। तो पर्यावरणीय घटक मुख्य रूप से दो प्रकार के, जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक, तो एकदम ध्यान रखना है बच्चे। नीतीश सिंह जी एकदम गुड मॉर्निंग बेटा, एकदम पढ़िए खूब अच्छे तरीके से। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहां देखिए क्या कह रहा हूं मैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1886 के अनुसार, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1886 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1886 में। और इसके अनुसार आपको ध्यान में रखना है कि क्या परिभाषा दिया गया है, तो देखिए जीव को चारों तरफ से घेरे हुए भौतिक और आपका जो जैविक पर्यावरण है उसको सम्मिलित रूप से हम पर्यावरण कहते हैं। जरा इसको देखिए बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब हुआ, तो 17 सितंबर 1985 को। 17 सितंबर 1985 को याद रखना बच्चे, 17 सितंबर 1985 को इसका क्या हुआ, आपको हुआ। और भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो बच्चे 1986 में पारित हुआ। याद रखना है, यहां भी 1986 कीजिए बच्चे, यहां भी 1986 कीजिए। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो बच्चे ये देखिए पारित कब हुआ, तो 1986 में हुआ। और राजीव गांधी के नेतृत्व में ही पहली बार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया। चलिए तो मैं इसका देखूंगा कि आपका स्लाइड जो है अच्छे से दिखे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में, ध्यान दीजिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया और विश्व की यह सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना है। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया, किसके द्वारा, तो आपको इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया। अब देखिए राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में गंगा कार्य योजना 1985 शुरू किया था, यह भी ध्यान में रखना है आपको। और राष्ट्रीय हरित, ठीक है, अधिकरण एनजीटी, बच्चे एनजीटी बार बार बोलते हैं, ठीक है, आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब आया आपको सीन में, तो 2010 में, 2010 में आया बच्चे। तो एकदम याद रखिएगा इन सब चीजों को। और पूछेगा ही प्रश्न आपको कि देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो 1972 में। और आपको राजीव गांधी ने के शासनकाल में पहली बार आपको गंगा कार्य योजना, ठीक है, आपको 1985 में प्रारंभ किया गया। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो 2010 में हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा। यहां देखिए प्रथम बार, ध्यान दीजिए बच्चे, तो ये पॉइंट वाइज में भी मैंने इसको सम्मिलित किया है। प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार पर्यावरण को, ठीक है, ज्ञात क्या है बच्चे, गंगा कार्य योजना है, गंगा कार्य योजना है नीतीश सिंह जी, ठीक है। तो बच्चे पहली बार आपको किस पंचवर्षीय योजना में आपको पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। ध्यान दीजिएगा कौन सी विद्या
मानव को सामूहिक जीवन प्रदान करता है। तो बच्चे ये पशुपालन है। जब हमने पशुपालन प्रारंभ किया तभी मनुष्य को सामूहिक रूप से जीवन जीने का, यानी आपको समाज के विकास का यहीं से उद्भव हुआ। और मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान कितने होते हैं या आर्द्रता कितना होता है, तो एकदम ध्यान में रखना है 25 डिग्री सेल्सियस। ये माइनस नहीं है बच्चे, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान मनुष्य को की कार्य क्षमता को सबसे अधिक प्रभावित करता है। और 60% आर्द्रता, यानी मनुष्य में 25 डिग्री सेल्सियस और 60% आर्द्रता में मनुष्य सबसे प्रभावी रूप से कोई भी कार्य कर सकता है बेटा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार यहां से वन लाइनर भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देखिए, तो मेघ विजन क्या है बच्चे? मेघ विजन, क्लाउड सीडलिंग। आजकल क्या होता है कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र या क्षेत्र में आप, ठीक है, वर्षा का जल वहां अपने आप करवा सकते हैं। और क्लाउड सीडलिंग में हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के यौगिक का उपयोग करते हैं बच्चे, यानी सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करेंगे कृत्रिम वर्षा के लिए। क्लाउड सीडलिंग मतलब क्या हुआ कि किसी क्षेत्र में अचानक वर्षा करा देने के लिए जिस रसायन का उपयोग करते हैं वह कौन होगा? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा और आयोडीन के यौगिक होगा जो सिल्वर आयोडाइड है। और देखिए, ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? मैं आगे भी बताऊंगा आपको, ठीक है, अगले क्लास में जोसेफ फॉरमेन ने बताया था। और अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक कब मनाया जाता है? तो 1965 से 1974 को मनाया जाता है। तो बच्चे इसको नोट डाउन खूब अच्छे से कीजिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हम लगातार आपको प्रतिदिन 6:30 बजे सुबह में आपको हिट करते रहेंगे। और पहले तो मैं आपको इकोलॉजी एनवायरनमेंट जो मैंने शुरू किया है वो लगातार मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद, ठीक है, आपको लेके आऊंगा मैं साइंस एंड टेक। उसके बाद मैं, ठीक है, आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर बायो के टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। तो बच्चे लगातार इस सेशन को, ठीक है, आप अपने मित्रों दोस्तों को शेयर कीजिए। जितने ज्यादा बच्चे इसमें जुड़ेंगे, यकीन मानिए उनको सफलता के करीब पहुंचाने की जिम्मेदारी साइंस में मेरी है और मैं निश्चित रूप से उनको लेके चलूंगा साथ साथ। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद, जय भारत।